मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास साइंस में जो लेसन नंबर 3 आपका चला हुआ था, वो लेसन नंबर 3 में धातु अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जो हम स्टडी कर रहे थे, उसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको मेटल्स के और नॉन मेटल्स के भौतिक रासायनिक गुण कैसे तैयार किया जाता है, सक्रियता के आधार पर कैसे उनको डिवाइड किया जाता है, इस पर हम सभी पर चर्चा कर चुके हैं। बच्चों, मैंने बताया था कि सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण, सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं का जो एक तरीके से निष्कर्षण है, या सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातु, दूसरी होती हैं सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुएं, और तीसरी प्रकार की जो धातुएं होती हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु। 3 प्रकार की इसकी श्रेणी बनाई गई हैं बच्चों। एक तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली, दूसरी सक्रियता श्रेणी में सबसे मध्य में स्थित धातुएं, और तीसरी होती हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर या उच्च सबसे ऊपर स्थित धातु। और इनका निष्कर्षण कैसे होता है, ये हम यहाँ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली जो धातुएं हैं उनका निष्कर्षण कैसे होता है। तो ये तो आप क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये ऐसी धातुएं हैं जो अनभिक्रिय होती हैं, अर्थात अक्रिय होती हैं, क्रियाशील नहीं होती। इन धातुओं को ऑक्साइडों को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। ये किसी से भी क्रिया नहीं करते। इन धातुओं के ऑक्साइड को ही हम गर्म करते हैं जब हम धातु इससे प्राप्त करते हैं। ये किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की वाली धातुएं हैं। उदाहरण के लिए जैसे सिनाबार है Hgs, मरकरी है Hg का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है, और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड या मरकरी में अपचयित हो जाता है, अर्थात मरकरी हमें प्राप्त हो जाती है, Hg हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसको कहा जा सकता है क्योंकि अनभिक्रिय हैं, किसी भी पदार्थ से किसी भी तत्व से क्रियाशील नहीं होती हैं, इसलिए इनको सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे रखा गया है। और ये इसी प्रकार से इनका निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण का मतलब होता है पैदा करना, कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की श्रेणी में धातुएं आती हैं उनका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, यह भी आपको बताया गया है कि ये खुद इनके ऑक्साइड गर्म किए जाते हैं, और ऑक्साइड गर्म करने के बाद ये हमें धातु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे प्राकृतिक रूप में Cu2S जो होता है Cu2S के रूप में प्राप्त होता है, और ये इसमें उपलब्ध जो तांबा है, कॉपर जो धातु है, को केवल वायु में गर्म करके इसको S से अलग किया जा सकता है। अर्थात Cu2S को जब हम गर्म करेंगे, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, बस हम इसको गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये जो है तांबा अपने S से अलग हो जाता है, हमें धातु प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से इनका निष्कर्षण किया जाता है। दूसरी आती हैं दूसरे प्रकार की जो धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, अर्थात सक्रियता श्रेणी के जो मध्य भाग में आती हैं, अर्थात कुछ क्रियाशील होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? कुछ क्रियाशील होती हैं, मध्य में स्थित होती हैं, तो उनका निष्कर्षण या उनका प्रोडक्शन या वो हमें कैसे प्राप्त होती हैं, ये अब हमें समझना होगा कि कौन इससे। जो पहली श्रेणी की हमने पढ़ी हैं तो आपने पढ़ लिया है कि वो तो अक्रियशील होती हैं। दूसरे में आता है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं, जैसे आयरन Fe, जिंक Zn, लेड Pb, कॉपर Cu की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, अर्थात बीच में होती है, ना तो कम होती ना ज़्यादा होती है, मध्यम होती है, इसीलिए इसको मध्य में स्थित धातु कहा गया है। यह सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। प्रकृति के अंदर ये डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि सल्फाइड के रूप में होती हैं या कार्बोनेट के रूप में होती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। फिर हम इसको धातुओं के रूप में
आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अपचयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। धातु के सल्फाइड और कार्बोनेट को धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ये भी है, वायु की उपस्थिति में इसको बहुत टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो ये अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये तेज़ टेम्परेचर के साथ गर्म की जाती है। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए, मैंने अभी बताया था ये सब सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, जो मध्यम श्रेणी के होते हैं। जिंक सल्फाइड प्लस O2, जिंक सल्फाइड प्लस O2 इजकल टू ZnO। परिवर्तितापन तेज अभिक्रिया होती है, तेज गर्म किया जाता है टेम्परेचर के साथ, तो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और SO2। ये अपने सभी धातुएं ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। और ऑक्साइड में परिवर्तित होने के बाद धातु जो है ऑक्साइड में परिवर्तित होने के बाद धातुओं का निष्कर्षण आसानी से हो जाता है। ये कार्बोनेट के रूप में भी मिलती हैं, जैसे हम ZnCO3 इजकल टू ZnO प्लस CO2। इस तरीके से ZnO प्लस C Zn प्लस CO अर्थात हमें जिंक प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हम सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित जो धातुएं होती हैं, जिसमें आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, इनको भी प्राप्त किया जा सकता है, जो कि प्रकृति के अंदर सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तो इनको हम आसानी से इनका निष्कर्षण कर सकते हैं। बच्चों, तीसरी श्रेणी जो आती है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित जो धातुएं होती हैं, जो सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं, उनका निष्कर्षण कैसे होता है, इस पॉइंट में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर की जो धातुएं होती हैं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। बच्चों, ये अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, एल्युमिनियम Al आदि के ऑक्साइडों को अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जैसे हम पिछली धातुओं को कर सकते हैं। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं का विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। समझे बच्चों? विद्युत अपघटन अभिक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इस तरीके से, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, तो इनका निष्कर्षण हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे पिछली धातुओं का हो जाता है, किंतु इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, विद्युत अपघटनी के द्वारा ही हम इनके क्लोराइडों से अलग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर Na, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इक्वल टू Na, Cl एनोड पर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना Cl2। इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार सोडियम किया जा सकता है प्राप्त, मैग्नीशियम किया जा सकता है, कैल्शियम और एल्युमिनियम इसी प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है धातुओं का बच्चों परिष्करण। क्या? धातुओं का परिष्करण। धातुओं के परिष्करण अर्थात शुद्धिकरण। ये तो हो गया प्राप्त करना, निष्कर्षण कैसे होता है, किंतु अब इनका शुद्धिकरण कैसे होता है, इस पर भी आपको चर्चा करनी होगी कि शुद्धिकरण कैसे होता है। धातुओं का परिष्करण, विभिन्न प्रकार की धातुएं, चाहे वह सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर हों या मध्य में हों या सबसे नीचे हों, तो निष्कर्षण तो हो जाता है, किंतु उसका हम परिष्करण, उसका शुद्धिकरण हमें कैसे करना है, तो वो हम करते हैं विद्युत अपघटनी के द्वारा। विद्युत अपघटन अभिक्रिया के द्वारा हम किसी भी धातु का परिष्करण या शुद्धिकरण कर सकते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी परिष्करण। जैसे कॉपर, ये सब धातुएं हैं, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेकों धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है बच्चों। ठीक है। इस प्रक्रम में, इस प्रोसेस में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। जो अशुद्ध धातु है उसको एनोड तथा जो शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों की परिष्करण का मतलब होता है शुद्धिकरण।
परिष्करण निष्कर्षण तो हो जाता है, धातुएं पैदा हो जाती हैं, किंतु उनको हम बिल्कुल प्योर कैसे करें, ये हम विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया के द्वारा करते हैं, जिसको अब आप पढ़ समझ रहे हैं। धातुओं के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। जो धातु के लवण होते हैं, लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। इस सभी के अनुसार जो उपकरण इसमें लगाया जाता है, आप देख रहे हैं उपकरण को, एक तरफ कैथोड है, एनोड है। कैथोड में परिष्कृत, एनोड पर परिष्कृत धातु होती है, अर्थात शुद्ध धातु होती है, और अशुद्ध धातु एनोड पर होती है। अशुद्ध धातु किधर होती है? एनोड पर होती है, जिसको हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं, कैथोड को हम माइनस से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें विद्युत अपघट्य के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है और एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। जो अशुद्ध धातु है वो समाप्त हो जाती है, और जो शुद्ध धातु है, जो प्योर मेटल है, वो एक तरीके से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से सभी जो अशुद्धियाँ हैं, जो वेस्टेज पदार्थ हैं, वे सब समाप्त हो जाते हैं और या एनोड पर निक्षेपित हो जाते हैं, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। अर्थात जितने भी अशुद्धियाँ हैं वो सब एनोड पर इकट्ठी हो जाती हैं, और जितने भी शुद्ध धातुएं हैं वो कैथोड पर स्थित हो जाती हैं। इसका तात्पर्य ये है बच्चों कि धातुओं का जो परिष्करण हम करते हैं, धातुओं का जो शुद्धिकरण करते हैं, विद्युत अपघट्य अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। अशुद्ध धातु को एनोड पर और शुद्ध धातु को कैथोड पर लगाया जाता है। एनोड को प्लस और कैथोड को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो फिर ये कैथोड पर जितनी भी शुद्ध धातु है वो कैथोड पर इकट्ठी हो जाती है, और जितने भी अशुद्धियाँ हैं वो सब एनोड पर निक्षेपित हो जाती हैं, अर्थात इकट्ठी हो जाती हैं। इस क्रिया को हम धातुओं का परिष्करण कहते हैं। इसमें क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क और आगे है गैंग। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री पाई जाती हैं। धातु, तीसरा क्वेश्चन है, धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? अभी आपको बताया है, ये भी आप जो हैं याद कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप साथ साथ करते रहें। अगला पॉइंट आता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है धातुओं को सुरक्षित रखना, अर्थात जंग इत्यादि से बचाना। ये पिछले अभ्यास में भी आप पढ़ चुके हो कि हमें संक्षारण के संबंध में शुरू के अभ्यास में आपको पढ़ा दिया गया था कि हम धातुओं को किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं। साधारण भाषा में कहते हैं जंग लगना। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है तो संक्षारण हो जाता है, धातुएं एक तरीके से नष्ट हो जाती हैं। उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? नंबर 1 है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। समझ गए? समझ लीजिए, वो वायु के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है, अर्थात संक्षारित हो जाती हैं और धातु हमारी बेकार हो जाती है। दूसरा, कॉपर वायु में उपस्थित जो आर्द्र है, कॉपर वायु में जो उपस्थित नमी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके इसकी सतह पर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसको भी हम संक्षारण कहते हैं। और इस पदार्थ का बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। यह हरा पदार्थ कैसा होता है? कॉपर कार्बोनेट। अगर हम कॉपर को कुछ दिनों के लिए रख दिया जाए तो ये भी इसी तरीके से संक्षारित हो जाता है। नेक्स्ट है, और कैसे हो सकती है? लंबे समय तक नम वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। जो जंग लोहे पर लगता है वो भूरे रंग का होता है, कॉपर पर लगता है वो हरे रंग का होता है, वायु में जो लगता है वो सिल्वर पर जो लगता है वो एक तरीके से काले रंग का होता है। तो अलग अलग इनकी किस्म होती हैं संक्षारण होने की। इसलिए हम इन पदार्थों को, इन धातुओं को संक्षारित होने से बचाएं, इनको सुरक्षित रखें, अन्यथा धातु को कहीं भी खुली अवस्था में रखने पर ये सब संक्षारित हो जाती हैं। हमें उन बातों का भी पता लगाना चाहिए जिससे वह लोहे पर जंग लग जाता है। तो आप देखते हैं, जंग को अगर हम खुली हवा में रख देंगे, नमी में रख देंगे, नम वायु में रख देंगे, बाहर रख देंगे, तो ये धीरे धीरे
लोहे पर एक जंग भूरे रंग की परत सी जम जाती है, जिसको हम जंग लगना या संक्षारण होना कहते हैं। इसमें प्रयोग के द्वारा बच्चों समझाया गया है कि लोहे में किस प्रकार जंग लगता है, किस प्रकार लोहा संक्षारित होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संक्षारण से सुरक्षा। हम इस संक्षारण से या इनसे कैसे अपनी इन धातुओं को बचा सकते हैं, तो इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। या तो हम पेंट करने का मतलब कलर वगैरह करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर और विभिन्न प्रकार के और केमिकल लगाकर, विद्युत लेपन के द्वारा, नम वायु से अलग करके कहीं ऐसे स्थान पर हम रख दें जिससे हम इन वस्तुओं को संक्षारित होने से बचा सकें। इसमें सभी चीज़ आती हैं। जो भी मेटल होगी, जो भी धातु होगी, उसको अगर हम लापरवाही से कहीं भी रख देंगे बच्चों, तो उस पर जो है जंग लग जाता है, वो ख़राब हो जाता है। जंग लगने की अलग अलग वैरायटी होती हैं, किस्म होती हैं। जो चांदी है उस पर अलग तरीके का जंग लगता है, जो कॉपर है उस पर अलग तरीके का लगता है, जो लोहा है उस पर अलग तरीके का लगता है, जो हमने पिछले पॉइंट में आपको बता दिया है कि किस प्रकार हम जो हैं इनको बचा सकते हैं या इनको जो है संक्षारित ये वस्तुएं हो सकती हैं। इसी प्रकार यहाँ तक कि जो सोना है या स्टील है, अगर इसको भी हम बाहर खुली हवा में रख देंगे, जो कि एकदम अच्छी धातुएं मानी जाती हैं, तो ये भी किसी ना किसी प्रकार से संक्षारित हो जाती हैं। अर्थात हमें इनको संक्षारित होने से बचाने के लिए कुछ ऐसी धातुएं इसमें मिलाई जाती हैं जिससे ये मिश्र धातु के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बता देते हैं, शुद्ध सोने जो 24 कैरेट कहते हैं, और ये काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। जो 24 कैरेट्स का जो सबसे शुद्ध सोना है, उसका हम कोई आभूषण नहीं बना सकते। इसे थोड़ा मजबूत करने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में और 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाना होता है, जिससे ये थोड़ी कठोर हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और इनके आभूषण को हम अच्छे ढंग से बना सकते हैं। और इसको जो है एक तरीके से संक्षारित होने से बचाया भी जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। हमारे कुछ प्राचीन भारतीय धातु क्रम का चमत्कार भी हैं। आज भी दिल्ली में एक लोह स्तंभ कुतुब मीनार के पास आपको अगर घूमने के लिए गए हों तो आपने देखा होगा कि कुतुब मीनार के पास एक लोह स्तंभ है जो लगभग 8 मीटर ऊंचा है और जिसका भार 6 टन है, अर्थात 6000 किलोग्राम जिसका वजन है, और 8 मीटर ऊंचा है। ये आज भी इसी तरीके से बिना जंग लगे हुए बराबर खड़ा हुआ है, जिसकी कोई सुरक्षा नहीं है, बाहर है। तो हम ऐसी विधि भी विकसित कर सकते हैं जिससे अपनी धातुओं को संक्षारित होने से हम बचाएं। किस प्रकार? इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन। इसमें कुछ ऐसी धातुओं का मिश्रण मिलाया गया है, ऐसी धातुएं मिक्स की गई हैं जिससे इस पर जंग नहीं होता, और आज भी ये इसी प्रकार से खड़ा हुआ है। जिसको आप कभी घूमने गए हों कुतुब मीनार के पास, आपने ये लोह स्तंभ देखा भी होगा। इस तरीके से हम इन धातुओं में एक प्रकार से जंग होने से इसको बचा सकते हैं, संक्षारित होने से हम इसको बचा सकते हैं। बच्चों, ये इस अभ्यास का लास्ट पॉइंट था। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आपने क्या सीखा समरी के बारे में और इसके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप इसकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट करनी है। ये अब जो वीडियो आपकी भेजी जा रही है ये NCERT की बुक से है, इसलिए आप अपनी बुक के साथ इसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें आप कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है या कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखें जिससे उस पर ध्यान दिया जा सके। अगर अभी किसी ने यूट्यूब चैनल SSMIC को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर लें। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। जो प्रयास स्कूल की तरफ से किए जा रहे हैं उस प्रयास में आपका योगदान बेहद ज़रूरी है, इसलिए आप अपना वीडियो देखते रहें, अपनी बुक से पढ़ते रहें और हेल्पिंग बुक से अपने क्वेश्चंस याद करते रहें, सर्च करते रहें, जिससे आपको स्कूल खुलने के बाद कोई कमज़ोरी पढ़ाई में आपको महसूस ना हो। इसी के साथ सभी बच्चों को शुभकामनाएं। आप सुरक्षित रहें लॉकडाउन में और घर पर रहें और अपने स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।